वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रिपरेशन एवरीवन। आज के मॉडर्न इंडिया और इनिशियल पॉलिटी के सेगमेंट में आपका स्वागत है एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो चार्टर्ड एक्ट 1833 है। क्लियर? अगर आप वीडियो से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आई होप सो कि आप पूरा का पूरा 1 बाय 1 सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे। यहां पर कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कि हम अभी स्किप करके आगे बढ़ें, क्योंकि एक दूसरे पे सारे के सारे जो टॉपिक है वो निर्भर हो रहे हैं। क्लियर? हम किसी भी चार्टर्ड एक्ट को या किसी भी अधिनियम को नहीं छोड़ सकते। क्लियर? और आप अगर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर होगा। आप 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जब आप खोल के देखेंगे, स्टेट पीसीएस हो या सीएससी हो, तो आप पाएंगे कि ऐसे टॉपिकों के वेटेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन टॉपिकों से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। जब यहां से आंसर राइटिंग की बात आती है तो आपको अगर समझ बहुत अच्छी है तो यहां से आपके आंसर राइटिंग में वेटेज बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके, तो 1833 पे हमने बात हम करेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू बात कर लेते हैं, एक मौखिक रूप से हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। क्लियर? जो पिछला चार्टर्ड एक्ट था वहां पर जो चीजें आंशिक रूप से लागू होती हैं यहां पे पूर्ण रूप से लागू हो जाती हैं, या वहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन चीजों को सही स्वरूप नहीं दे पाई थी उनको यहां पे बिल्कुल फुल फॉर्म में उतार देती है। जैसे कि इन टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है, ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली चल रही है। हमने पिछले वाले में देखा था कि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया था, बशर्ते चाइना और चाय के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। यहां पर क्या होता है कि जो चाय है और चीन, इसके साथ भी जो इनकी ट्रेड मोनोपोली है उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर? अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि क्या सारे चीजों में इनकी मोनोपोली खत्म कर दी जाती है? तो नहीं। एक वर्ड है राजस्व एकाधिकार। राजस्व पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है अभी बना हुआ था। अगर एग्जामिनेशंस में पूछ लिया कितने समय के लिए, तो अगले 20 वर्ष के लिए। क्लियर? अब यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी हमने उपयोगिता जान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्या चीजें चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगले 20 वर्ष के लिए कौन सी चीजें आ गई है। अब जब सारे के सारे जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी से, अधिकार जो छीन लिए गए, तो क्या कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेगी? अब यह भारत में पूर्ण रूप से राजनीति करेगी। ठीक है, राजनीति करेगी। ओके, आगे हम देखेंगे कि किस हिसाब से ये पॉलिटिक्स में उतरते हैं, किस हिसाब से भारत की राजनीति में अपनी पकड़ जो है बहुत मजबूत रूप से बनाना शुरू कर देते हैं। अब एक बात आएगी कि जब पिछले वाले चार्टर्ड में हमने देखा था कि जो व्यापारिक एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त कर दी जाती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ भारत में व्यापार तो करेगा, लेकिन उसके अलावा जो कंपनीज हैं, जो यूरोपीय कंपनी है, वो भी भारत में व्यापार कर सकेंगी। अब तो जब यहां पे सारी चीजों पर रोक लगा दी गई, तो जो इन्वेस्टर थे, जो स्टॉक होल्डर थे, उनका क्या? तो यहां पर कहा गया कि आपका जब तक पूरा का पूरा माल बिक नहीं जाएगा, आपको जो डिविडेंड है वो मिलते रहेंगे। क्लियर? अब यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके हाथ में क्या आ जाता है? तो अब इसके हाथ में फाइनेंस आ जाएगा। क्लियर? इसके हाथ में लॉ मेकिंग आ जाएगा। क्लियर? इसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके, तो पूरा का पूरा 1833 का चार्टर्ड एक्ट यही है। बाकी एक और नया परिवर्तन हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले होता क्या था कि जो उसके अंतर्गत प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि मद्रास हो गई, बंबई हो गया, इनको लॉ मेकिंग का पावर था। हालांकि गाइडलाइन
लागू होता था उन पे, बंगाल के गवर्नर जनरल का, लेकिन था। यहां पर होता क्या है कि उनसे लॉ मेकिंग पावर भी अब छीन ली जाती, वापस ले ली जाती है। अब वो किसको दे दिया गया? तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको दे दिया गया। क्लियर? तो पूरा का पूरा 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है यही है। अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा लिनियर फॉर्म में जान लेते हैं ताकि हमारे नोट्स बन सके। ओके एवरीवन, आई होप सो कि आपके पास इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगर सारा कुछ कंप्लीट है तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ सकते हो, अगर आपको समझ में बातें आ रही कंटेंट तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अब इसको प्लीज स्किप कर देना, क्योंकि जो टाइम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत भली भांति पता है तो समय यहां पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली, वह समाप्त हो जाता है। किन किन क्षेत्रों में? 2 ही क्षेत्र बचे हुए थे, एक तो चाय और दूसरा चीन। इनके साथ समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 20 वर्षों के लिए राजस्व पर एकाधिकार बना रहेगा अभी। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर? नेक्स्ट परिवर्तन क्या होता है यहां पर? नेक्स्ट परिवर्तन यह होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्लियर? अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसी बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यानी भारत मींस कि जहां जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लैंड थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले चुकी थी, उन जगहों पर, उन परिधि पे जो अब अधिकार होगा, किसका होगा? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। उनका नाम था विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम प्लीज याद रखना, पूछ लेता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो बंगाल के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी आती थी, अगर महत्वपूर्ण से बात करें तो मद्रास, बंबई, इसके जो गवर्नर हैं अब किसके अंतर्गत आ गए? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत अब आ गए। नेक्स्ट यहां पर परिवर्तन क्या होता है कि पहले लॉ मेकिंग का जो पावर है वह गवर्नर के पास होता था। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया होता था, लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा
जो गवर्नर के लॉ मेकिंग पावर थे, गवर्नर के लॉ मेकिंग जो पावर था वह आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। पावर गवर्नर जनरल, कौन सा गवर्नर जनरल? भारत के पास आ गया। क्लियर? अब यहां पर आगे कहानी क्या चलती है कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक परिषद थी। उस परिषद के अंदर एक व्यक्ति का प्रवेश होता है। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। क्लियर? परिषद में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाता है। क्लियर? 1834, याद रखना 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का स्थापना किया जाता है। स्थापना किया जाता है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है कि लॉ संबंधित अगर कोई आयोग स्थापित की जा रही है और वो जो उसके जो मेंबर हैं वो परिषद किसके अंतर्गत आती है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो जो लॉ मेकिंग पावर है भारत के अंतर्गत अब वो किसके अंतर्गत आ गया? तो वो आ गया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। क्लियर? तो वही बातें वहां पर कही गई थी कि जो प्रेसिडेंसी थी, जो उसके अंतर्गत प्रेसिडेंसी थी, अब उनको लॉ मेकिंग की पावर नहीं रहेगी। अब उस पर हर बात पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने क्या जाना कि 1834 में, ये डेट प्लीज याद रखना, एग्जाम में आ चुका है, ये डेट याद रखना कि जो विधि आयोग की स्थापना होती है 1834 का वो टाइम पीरियड है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना किया जाता है। यहां पर एक कड़ी और जुड़ जाती है कि जो दास प्रथा था, दास प्रथा को पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित किया गया। अब अगर इस चार्टर्ड एक्ट को हम स्किप कर दिए होते, जो दास प्रथा के प्रति जो खुलकर यहां पर बात कही गई थी वह हमें नहीं पता चलता। तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें वो तथ्य पता होना चाहिए जहां से पर्टिकुलर तथ्यों की शुरुआत हुई हो या उनको आधिकारिक रूप से वहां पर अंकन किया गया हो उनका। क्लियर? तो 1834 में जो विधि आयोग स्थापित होती है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, वहां पर यह भी बातें कहा जाता है कि दास प्रथा को पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित किया गया यहां पर। क्लियर? ओके, सो पूरा का पूरा मामला हम स्टेप बाय स्टेप हमने कोशिश किया जानने का कि पूरा का पूरा मामला किस हिसाब से चल रहा है। सो एवरीवन, अगर हम एक ओवरव्यू बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फाइनेंस देख रही है, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है अभी। ओके, लॉ मेकिंग भी, लेजिस्लेटिव भी इनके अंतर्गत है। बात आती है लॉ मेकिंग की, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है
वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की उपयोगिता भी बनी हुई थी, इनके सहयोग यहां पर बने हुए थे। तो थोड़ा सा अगर यहां पे क्वेश्चंस में कन्फ्लिक्ट होता है तो थोड़ा सा माइंड याद रखना कि लॉ मेकिंग में यहां पर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अधिकार था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी अधिकार था, हालांकि दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते थे। क्लियर? हाँ, जो प्रेसिडेंसी थी उनकी लॉ मेकिंग का जो पावर था उसको समाप्त कर दिया गया था। क्लियर? तो आई होप सो कि 1833 है का जो चार्टर्ड एक्ट है, हमने उसके बारे में बहुत भली भांति जान लिया कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या परिवर्तन हुए थे। सो एवरीवन, अगला जो चार्टर्ड एक्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे आगे वाली कड़ी में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।